नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच आपका स्वागत करता हूं बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी की। एक ऐसा टॉपिक जो कि ना सिर्फ टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें क्यों जानना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में? कहीं ना कहीं हम बच्चों को बोल देते हैं कि इसका तो दिमाग पढ़ने में है ही नहीं, ये तो पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि वो बच्चा क्यों असक्षम है पढ़ने लिखने में, क्यों वो बच्चा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता है, क्यों वो बच्चा टीचर्स की बताई हुई बातों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता है, क्यों वो बच्चा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी प्रॉपरली लिख नहीं पाता है। अगर दोस्तों ऐसा है तो हो सकता है वो बच्चा किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा हो। दोस्तों, अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में जानेंगे और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हो सकता है कि हम उनकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डाल पाए। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की लाइफ पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। दोस्तों, हो सकता है वो बच्चा भी सक्सेसफुल हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये लर्निंग डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स, जो टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सबसे पहले दिया था सैमुअल क्रिक ने 1963 के अंदर। सैमुअल क्रिक ने कुछ चीजें आइडेंटिफाई करी, कुछ कॉमन सिम्टम्स आइडेंटिफाई करे, जिसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि अगर बच्चों को इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं तो हो सकता है कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली पुअर आ रही है, हम बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर बच्चे की परफॉर्मेंस में, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो। अगर बच्चा अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है, टीचर्स के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो। अगर बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, बच्चा लाइन के ऊपर नीचे लिख देता है, उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा पुअर है, तो हो सकता है बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो। दोस्तों, अगर बच्चे की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है चीजों को, उसको याद नहीं रहती हैं, और वो अपने सामान को भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बुक्स को, अपने बैग को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है, वो अपने शू लेस नहीं बांध पाता है, तो हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो। दोस्तों, क्या होता है ये लर्निंग डिसेबिलिटी? इसको हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। इसको हम लर्निंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, इसको हम लर्निंग डिफिकल्टी भी कह सकते हैं, इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि ब्रेन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, ऐसी सिचुएशन को लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉजेस की, तो हम इसे मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हेरिडिटरी और दूसरा है एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी का मतलब है अगर बच्चे के किसी ग्रैंड पेरेंट को या पेरेंट को इस तरीके की बीमारी रही, लर्निंग डिसेबिलिटी हुई कभी भी, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। एनवायरनमेंट का मतलब है अगर बच्चे के बर्थ के टाइम पे बच्चे के सिर पे कोई चोट लग जाती है, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर प्री नेटल पीरियड में यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे की माँ को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई चोट लग जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करती हैं, स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल लेती हैं, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। हम ये भी कह सकते हैं एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि डिसलेक्सिया हो सकता है दुनिया के 20% पॉपुलेशन या उससे भी ज्यादा लोगों को हो, क्योंकि
बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कभी स्कूल जाते ही नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, तो उनको इस सर्वे की रिपोर्ट से बाहर रखा गया। फ्रेंड्स, समझते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, पर हिंदी में भी हम इसको डिसलेक्सिया ही कहते हैं। डिसलेक्सिया को हम लेमैन टर्म्स में, एक आम बोलचाल की भाषा में, डिफिकल्टी इन रीडिंग एबिलिटीज, यानी कि जब बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है तब हम कह सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। बच्चा प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता है। जब दोस्तों ये चीजें सामने निकल कर आई तो हो सकता है लोगों को लगा कि बच्चा प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा है। बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक मिथ था, ये सिर्फ एक मिथ्या थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे की आईसाइट वीक है, बच्चा प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है। बच्चा प्रॉपरली देख पा रहा है पर उसका ब्रेन उसके देखे हुए को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करता है, प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा उसको उल्टा पुल्टा समझ लेता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। अब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हुआ कि हो सकता है बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा इंटेलिजेंट ना हो। लेकिन दिस वाज आल्सो अ मिथ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है कि वो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर हो सकता है कि वो एवरेज इंटेलिजेंट हो। फ्रेंड्स, हम ये भी कहने लगे कि वो बच्चा सीखना नहीं चाहता इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहता, वो बहाने कर रहा है। बट ये भी गलत है, ये भी मिसकंसेप्शन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था डिसलेक्सिया को ऑसवर्ल्ड बर्कहैम ने 1881 के अंदर, पर उन्होंने टर्म नहीं दिया था डिसलेक्सिया। उनने सिर्फ डिसलेक्सिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए थे। उनने बताया था कि ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं, ये लिखने पढ़ने की जो समस्या है ये बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, बहुत खास करके बच्चों में आइडेंटिफाई की जाती है। इसके बाद 1883 के अंदर रुडोल्फ बर्लिन ने डिसलेक्सिया को डिफाइन किया। उनने डेफिनेशन दी डिसलेक्सिया की, उनने लोगों को बताया कि डिसलेक्सिया क्या होता है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स डिसलेक्सिया के, जिसमें के सबसे पहले आता है मिरर इमेज प्रॉब्लम। जिस तरह से हमें मिरर के अंदर इमेज उल्टी दिखाई देती है, इसी तरह से बच्चे को भी जो लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो लिखे हुए होते हैं, वो उसका ब्रेन उल्टे कर देता है, उसको वो उल्टे ही समझता है, उल्टे ही देखता है। दोस्तों, एक जो सेकंड प्रॉब्लम इसके अंदर आती है वो है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। वो प्रॉपरली उन लेटर्स को, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके फोनेटिक्स अलग होते हैं, सिमिलर होते हैं कुछ के, और कुछ के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन से लेटर की क्या साउंड है। और जब वो रीड करेगा तो वो बहुत स्लोली रीड करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसकी साउंड क्या होगी। इसी वजह से उसकी रीडिंग की स्पीड, रीडिंग की फ्लुएंसी भी बहुत कम हो जाती है और वो बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स को समझ नहीं पाता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यही हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं डिसलेक्सिया के। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या क्या इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि शेप में हमें बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, जैसे कि ओ, ई एंड सी। बच्चा इनके अंदर डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हो सकता है वो ओ को ई पढ़ दे, ई को सी पढ़ दे, सी को ओ पढ़ दे। इसी तरह से दोस्तों कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं पर उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। जैसे कि बच्चा बी को डी पढ़ सकता है, डी को बी पढ़ सकता है, 6 को 9 और 9 को 6 समझ सकता है, पी को क्यू और क्यू को पी भी समझ सकता है फ्रेंड्स। इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको के बच्चा कंप्लीटली गलत पढ़ देता है, जैसे कि
बर्ड को हो सकता है वो डिर्ब पढ़ दे, DIRB, जबकि इसका कोई सेंस नहीं है। नो को वो ऑन पढ़ सकता है, वॉस को सॉ पढ़ सकता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है, वर को वेयर पढ़ सकता है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई हो रही हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया से ही रिलेटेड एक और वर्ड आता है फ्रेंड्स, जिसको कहा जाता है एलेक्सिया। बहुत सारे लोग डिसलेक्सिया और एलेक्सिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। एलेक्सिया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर टू डिसलेक्सिया ही है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चली जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बच्चे की बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है और वो प्रॉब्लम बर्थ से नहीं है, टाइम के साथ डेवलप हुई है, तो हम उसे डिसलेक्सिया नहीं एलेक्सिया बोल देते हैं। डिसलेक्सिया को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है दोस्तों। पहला है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया और दूसरा है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया हम कह सकते हैं कि जो बचपन से ही है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो वो एज के साथ बढ़ रही है, तो इसको डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया बोला जाता है। एक्वायर्ड डिसलेक्सिया वो है जो कि बच्चे को पहले से नहीं थी, बर्थ के टाइम से नहीं थी, लेकिन बाद में उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, सिर पे चोट लग गई और उसको डिसलेक्सिया के सिम्टम्स सामने नजर आने लगे, तो इसको एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहा जाता है और आगे चल के यही एलेक्सिया बन जाता है दोस्तों। हमने बहुत सारी चीजें जानी डिसलेक्सिया के बारे में। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि अगर आपके क्लासरूम के अंदर कोई डिसलेक्सिया वाला बच्चा है या ऐसा बच्चा है जिसे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया के लक्षण हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके आपको उस बच्चे को फाइंड आउट करना है कि कौन सा बच्चा है जो कि डिसलेक्सिया से पीड़ित है। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी कंडीशन में उस बच्चे को दूसरे बच्चों से सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसको एक नॉर्मल लाइफ देनी चाहिए। आपको जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो आपको टेक्स्ट के साथ कुछ इमेजेस भी यूज करने चाहिए। आप कुछ मैग्नेटिक कटआउट्स या कुछ इस तरीके के प्रॉप्स यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने बोर्ड पे कैट लिखा तो आप उसके साथ बच्चे को कैट का इमेज भी दिखा सकें। तो बच्चा अगर टेक्स्ट पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो वो इमेज से उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा और कनेक्ट कर पाएगा। अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। हमेशा हमेशा अगर आपके क्लासरूम के अंदर कोई भी डिसलेक्सिया का बच्चा है तो हमेशा आप बोर्ड के ऊपर लेफ्ट अलाइन में लिखें। अगर आप सेंटर अलाइन में लिखेंगे या अगर आप कभी सेंटर में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में लिख रहे हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसको रीड आउट करने में। डू नॉट अंडरलाइन द वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं कहीं कहीं पर तो बच्चा उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको प्रिंट में टेक्स्ट दे रहे हैं, प्रिंट में बुक्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, तो आप टेक्स्ट को इटैलिक्स में, अंडरलाइन में या कैपिटल में ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं सकेगा। अगर आप सारा का सारा टेक्स्ट एक जैसा देंगे, सारा का सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में देंगे तो हो सकता है बच्चा उसको पढ़ पाए। प्रोवाइड मटेरियल इन अदर फॉर्मेट। आप उसको बाकी फॉर्मेट्स जैसे कि ऑडियो विजुअल में देना प्रेफर करें, क्योंकि बच्चा लिखा हुआ ही नहीं समझ पा रहा है तो हो सकता है कि वो सुन के और देख के उस चीज को समझ सके। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि जो हम एक बार वीडियो में देख लेते हैं वो हमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। आप कभी भी उसको चीजों को याद करने के लिए फोर्स ना करें। अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करे। आपका जितना भी कंटेंट है जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं या जो आप नोटबुक में लिखकर बच्चे को समझा रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपने एक ही जगह पे बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारा कंटेंट लिख दिया तो बच्चा उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा, रीड ही नहीं कर पाएगा, समझना तो बहुत दूर की बात है। कभी भी आपको हैवी टेक्स्ट
यूज नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं देनी चाहिए। अगर आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर दे दी तो बच्चा उसे रीड नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको ओरल एक्सप्रेशंस अलाउड करने चाहिए असेसमेंट के अंदर। आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो एग्जाम रिटन फॉर्म में ही दे। बच्चा अगर ओरली समझ पा रहा है, ओरली आपको समझा पा रहा है, तो आप उसको ओरल असेसमेंट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें करने हैं और नहीं करने हैं। दीज आर डूज एंड डोंट्स फॉर द डिसलेक्सिक पीपल। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारा मेंटल प्रेशर बच्चे के ऊपर ऐसा होता है कि बच्चा हमें चाह कर भी कह नहीं पाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे एडल्ट्स को भी डिसलेक्सिया होता है, लेकिन ये अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है और जब उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है तभी हम इसे अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा डिसलेक्सिया के बारे में, और हमने देखा लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे डिस्ग्राफिया के बारे में, जानेंगे डिस्ग्राफिया क्या होता है।